डियर स्टूडेंट, आज हम न्यूमोथोरैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूमोथोरैक्स क्या है, कैसे होता है, किनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मैनेजमेंट क्या क्या है। तो हम पहले देखेंगे डेफिनेशन। न्यूमोथोरैक्स के वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है। न्यूमो यानी एयर और थोरैक्स यानी थोरेसिक कैविटी, यानी जब थोरेसिक कैविटी में एयर का प्रेजेंस। हम डेफिनेशन देखेंगे। द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड द न्यूमोथोरैक्स। इट मे बी पार्शियली, कंप्लीटली और वन साइड और बोथ साइड। यानी पेशेंट के जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है और तब उसको उस कंडीशन को हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ये पार्शियली भी हो सकता है, यानी कुछ एरिया अफेक्ट हो, कंप्लीट पूरा लंग अफेक्ट हो, एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड भी हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल जो लंग्स की एनाटॉमी है उसको रिव्यू करना होगा। तो हम आपको सबको पता है कि लंग के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और ये जो प्लूरा है ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और जो स्मूथ ब्रीथिंग में हेल्प करती है। तो आगे हम देखेंगे ये प्लूरा एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो सीरस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और ये दो लेयर्स लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। इनर लेयर उसको हम विस्रल लेयर बोलते हैं और आउटर लेयर उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके बीच में एक वायलेट कलर का स्पेस आपको दिख रहा है। ये है प्लूरल कैविटी। इसमें एक लुब्रिकेंट होता है जो कि ये लेयर्स को लुब्रिकेट करता है, साथ साथ लंग्स का जो स्मूथ ब्रीथिंग है उसमें हेल्प करता है। और इसका एक मेन फंक्शन है, ये एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। वो नेगेटिव प्रेशर जो जनरेट करता है, इस नेगेटिव प्रेशर जनरेट करने के कारण इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होता है। इसके कम होने की वजह से हमारा जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है वो चलता रहता है। अब जब इस लेयर के बीच में पानी, फ्लूइड, एयर, पस, ब्लड कलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लंग है उसमें ये लंग्स है जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, और ये जो ब्लू कलर यहाँ शो हो रहा है ये प्लूरल कैविटी है जिसमें कि नॉर्मली लुब्रिकेंट फिल है। लेकिन ये न्यूमोथोरैक्स वाला जो लंग्स है, इसका जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके जो लेफ्ट साइड का लंग है इसमें तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जो राइट साइड का लंग है इसमें हम देख रहे हैं कि जो ब्लू एरिया है वो ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब इस एरिया में फ्लूइड कलेक्शन है, जिसके फ्लूइड कलेक्ट जब हो जाता है तो लंग्स को एक्सपेंशन के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, जिससे लंग कोलैप्स हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अब इसके कॉजेस क्या हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कॉजेस यानी किन कारणों से न्यूमोथोरैक्स होता है, और रिस्क फैक्टर यानी किन कारणों की वजह से न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई मेडिकल प्रोसीजर भी हो सकता है जिसके वजह से एयर प्लूरल कैविटी में एंटर हो जाता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और रिस्क फैक्टर्स क्या है। स्मोकिंग, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनको न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में किसी को न्यूमोथोरैक्स है तो भी उसको न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रायर न्यूमोथोरैक्स यानी पेशेंट को इसके पहले कभी न्यूमोथोरैक्स हुआ हो, या सर्टेन जेनेटिक कंडीशन में मॉर्फिन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जो कि लंग्स की टिश्यूज को वीक कर देता है, और वीक होने की वजह से इसमें से एयर लीक होती है और प्लूरल कैविटी में कलेक्ट हो जाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, यानी कितने टाइप्स के न्यूमोथोरैक्स होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस, इसको हम सिंपल न्यूमोथोरैक्स भी कहते हैं। सेकेंड है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, और थर्ड है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो है, इसमें जो एयर है प्लूरल कैविटी के बीच में कलेक्ट हो जाता है,
ये हेल्दी पर्सन्स को भी हो सकता है। कभी कभी लंग्स के ऊपरी पार्ट में या आउटर पार्ट में कभी कभी बल्ब्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जिसमें कि एयर फील्ड होती है, और ये जब ये बर्स्ट होते हैं, रप्चर होते हैं, उसमें जो एयर होता है वो प्लूरल कैविटी में चला जाता है। उस कंडीशन को हम स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स कहते हैं। जो स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स है, इसमें कभी कभी बहुत कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कभी कभी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। जब सिम्टम्स कम रहते हैं तब उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है पेशेंट को तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हो जाता है। पेशेंट को एडमिट करके चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज का जो प्रोसीजर किया जाता है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एक प्रोसीजर है जिसमें कि पेशेंट के प्लूरल कैविटी में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है और वो ट्यूब को एक कलेक्शन बोतल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो कैविटी में जो फ्लूइड एयर है, ये सब उस ट्यूब के थ्रू वो कलेक्टिंग बोतल्स में आ जाते हैं। फिर जो उसके अलावा पेशेंट को स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स में पेशेंट को एडमिट करके उनको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन कुछ है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर दिया जाता है, चेस्ट पेन वगैरह पेशेंट को रहता है, और उनको एडिशनल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किए जाते हैं। एडिशनल डायग्नोसिस टेस्ट यानी एक तो एक्सरे होता है, एक्सरे से निमोथोरैक्स का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना है, कितने एरिया को अफेक्ट किया है, ये सब जानकारी के लिए हमें एडवांस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कराने होते हैं, जैसे सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहता है पेशेंट में, डिस्निया होने लगता है पेशेंट को, कफिंग रहता है, और ये सब सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स। ट्रॉमेटिक निमोथोरैक्स, इसमें भी हमको वर्ड से ये पता चल रहा है कि ट्रॉमा की वजह से जो निमोथोरैक्स होता है, ट्रॉमा कोई एक्सीडेंट की वजह से निमोथोरैक्स हो सकता है। इसको हम लंग कोलैप्स लंग्स भी कहते हैं। किसी ट्रॉमा की वजह से जो लंग्स से एयर लीक होके प्लूरल कैविटी में चली जाती है और प्लूरल कैविटी में कलेक्ट हो जाती है। इसके लिए इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, चेस्ट मूवमेंट जो है वो पेशेंट का स्लो हो जाता है और कफिंग रहता है। ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स में जो टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। जो ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल देख सकें कि इसका ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा तो नहीं है, चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। एक्सरे में फ्रैक्चर तो नहीं है बोन रिब्स में, और टिश्यू डैमेज कितना हुआ है ये देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। और जो न्यूमोथोरैक्स में जो एक्सरे होता है पेशेंट का, उसमें जो उसकी जो आउटर लेयर का मार्जिन है वो दिखाई नहीं देती है। फिर एडवांस टेस्ट सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड के द्वारा एग्जैक्ट पोजीशन पता किया जाता है कि कितनी एयर है, पल्स कलेक्शन कितना है या फ्लूइड कलेक्शन कितना है, ये देखने के लिए सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसमें जो है प्लूरल कैविटी का जो प्रेशर है वो हर एक ब्रीथ के साथ बढ़ता रहता है। हमने पहले पढ़ा था कि प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर होता है तो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस चलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल कैविटी है उसका प्रेशर बढ़ने लगता है, जो कि हर एक ब्रीथ के साथ बढ़ता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। जब यह ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लंग्स के साथ साथ हार्ट को भी अफेक्ट करने लगता है। जो हार्ट की वीनस जो ब्लड फ्लो है उसको ये अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे, इसमें भी शार्प पेन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको शार्प पेन रहता है, फील करता है, वो डिस्निया हो जाता है। हाइपोटेंशन यानी पेशेंट का जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रैकीकार्डिया पेशेंट में प्रेजेंट होता है, ट्रैकीकार्डिया यानी रैपिड हार्ट बीट। अब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आता है और उसको डॉक्टर्स चेक करते हैं, उसका स्टेथोस्कोप से जब साउंड सुनने की कोशिश करते हैं, तो अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तो वहाँ पे जो ब्रीथ साउंड है वो बहुत स्लो ये सुनाई देता है। और अगर पेशेंट डॉक्टर अगर परकशन करते हैं चेस्ट में, तो एक हॉलो साउंड यानी किसी खाली चीज को हम अगर टैप करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वैसे हॉलो साउंड जनरेट होता है। और दूसरा डायग्नोसिस टेस्ट में ब्लड टेस्ट किया जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट कहते हैं उसको। इसमें ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है कि पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। उसके बाद फिर चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। चेस्ट एक्सरे में जो इमेज शो होती है, अगर पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है तो जो लंग्स की जो लेयर है वो एब्सेंट रहती है। और अगर पेशेंट को ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स है तो हम एक्सरे के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि उसके रिब्स में फ्रैक्चर तो नहीं है। ये सब जानकारी हमें चेस्ट एक्सरे से मिल जाती है। अगर चेस्ट एक्सरे से भी क्लियर नहीं होता कि एयर कितना है, कितने एरिया को अफेक्ट किया है, तो जो एडवांस्ड डायग्नोसिस टेस्ट है उसमें अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन आते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से एक्सेप्ट पेशेंट के बारे में पता चल जाता है कि उसमें एयर कितना है, फ्लूइड है, ब्लड कलेक्ट है, पस कलेक्शन है। इन सब चीज़ों के लिए स्मॉल अमाउंट में भी अगर एयर है तो सीटी स्कैन के थ्रू पता लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या है न्यूमोथोरैक्स का। तो मेडिकल मैनेजमेंट हमने जैसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में पढ़ा था कि कभी कभी सिम्टम्स थोड़ा कम होते हैं और पेशेंट को उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है पेशेंट को तो उसमें एडमिट किया जाता है पेशेंट को, और पहले तो निडल एस्पिरेशन के द्वारा एयर बस या जो भी फ्लूइड कलेक्ट है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। अगर निडल एस्पिरेशन से फ्लूइड बाहर नहीं आता, रिमूव नहीं होता पूरा, तब पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम प्रोसीजर किया जाता है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज प्रोसीजर आपने देखा था कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और उस ट्यूब को एक बोतल से कनेक्ट कर दिया जाता है। उस जो प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड एयर कलेक्ट होता है वो उस ट्यूब के थ्रू उस बोतल में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में आता है प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें कि एक केमिकल जो ड्रग है वो इंसर्ट की जाती है प्लूरल कैविटी में, जो कि इन्फ्लामेशन जनरेट करती है और जो प्लूरल कैविटी की वॉल है उसको इरिटेट करती है, एक एडिशन का काम करती है। इससे इसके कारण जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड और एयर कलेक्ट नहीं होते। फिर हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में एज ए नर्स हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें फोकस करना है एयरवे पेटेंसी। पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपरली ले पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है, नहीं तो ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है। उसके बाद हम पेशेंट को हेल्प करते हैं री एक्सपेंशन में और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए। इसमें वाइटल साइंस को रेगुलरली मेंटेन करना है, ऑब्जर्व करना है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, और अगर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज है अगर तो उसको केयर करना है, ये सेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है। वुंड प्रेजेंट है तो वुंड
का केयर करना है और पेशेंट को एजुकेट करना है। पेशेंट को अगर रिस्पेक्टर में पेशेंट स्मोकर है या पेशेंट को किस वजह से न्यूमोथोरैक्स हुआ है, तो अगर स्मोकर है तो पेशेंट को